ओके ओके, सत श्री अकाल सारियों एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब मेंस की स्ट्रैटेजी को लेकर, ठीक है। एंड एज यू ऑल नो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेंस की जो डेट है वो आउट कर दी है, एंड डेट इज एज पर द नोटिस रिलीज्ड बाय द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज एंड ऑफ मार्च और अप्रैल। सो मैम फाइनली जो स्टूडेंट्स में, जो एस्पिरेंट्स में एक कंफ्यूजन था कि सर प्रीलिम्स की बाद जो मेंस नेक्स्ट स्टेज है मेंस आपका, एंड दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, तो उसके लिए फिर अभी स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन तो कम से कम एटलीस्ट शॉर्ट आउट हो गया। हाँ जी, कि टाइम कितना मिलने वाला है, दे हैव एटलीस्ट एक डेडलाइन है उनके पास, टाइम है कि भाई अब इस तरह से किस तरह से प्रिपरेशन करना है और उसके लिए स्ट्रेटजी किस तरह से मेक आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली मैम, तो बात करते हैं आज 100 डेज स्ट्रैटेजी पर कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस के लिए अब आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है, उस पर बात करने वाले हैं। वी सी की अगर 20 तारीख से हम लोग लगा लें 20th ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स, जैसे आज 18th है, तो अगर हम 20th ऑफ दिसंबर से लगाएं तो इट इज 100 डेज, ठीक है। इन 100 दिनों के अंदर अब हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, लेट अस सी। फर्स्ट थिंग देखो, फेज वाइज प्लान हम लोग आपको बताएंगे, आज 100 डेज का ये रहेगा, लेकिन अब क्या होता है 100 डेज कहने को तो हमने बोल दिया है, राइट। अगर हम मोटा मोटा आइडिया लगा के चलें इसको कि भाई पेपर जो है वो होने वाला है मार्च के अंदर, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर होने वाला है, लेकिन हम लास्ट वीक ऑफ मार्च तक थोड़ा नहीं वेट करेंगे, या तब तक पढ़ते नहीं रहेंगे। थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ, लास्ट सेशंस में हमने ये बात बहुत क्लियरली बच्चों को बताई थी, हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछे थे सर मेंस कब होगा, मेंस कब होगा, और सेशंस में हमने कई बार ये बताया था कि जब भी मेंस होगा तो वो होली फेस्टिवल के बाद ही होगा, बिल्कुल, हाँ। और फाइनली जो नोटिफिकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज किया उसमें भी क्लैरिटी हो गई है, बिल्कुल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन हमारा सही रहा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। तो अब ये जो 100 डेज हैं, देखो 100 डेज के अंदर अब ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली जो है आप 90 दिन के लिए ही पढ़ाई करोगे, 10 दिन हमने फिर भी निकाल दिए इधर उधर के, कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, खुदा ना करे, बहुत सारे या XYZ रीजंस की वजह से, कोई फैमिली में फंक्शन हो जाता है, जरूरी हो जाता है, या और कोई चीज हो जाती है, आपको जाना इधर उधर पड़ जाता है, तो 10 डेज अगर आप यहाँ से निकाल दो, तो ये जो प्लान है दिस इज ऑफ अ 90 डे प्लान। 90 डे प्लान के अंदर भी क्या फोकस है कि 15 मार्च तक आप लोग फुल्ली रेडी हो जाओ अपना एग्जाम देने के लिए। फिर वो 15 मार्च के बाद कभी भी एग्जाम ले लें, वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में ले लें, वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ले लें, या जब भी मर्जी ले लें, आप उसके लिए तैयार होने चाहिए। सो 15 मार्च इज योर डेडलाइन, ओके। ये हम लोग सेट करके चल रहे हैं, मतलब आपको यही हमारा गाइडेंस रहेगा कि टारगेट जो है आपका वो 15 मार्च होना चाहिए। यू डू नॉट हैव टू वेट up till the last week of March. एंड ऑफ मार्च तक नहीं जाना एज पर द कमीशन नोटिफिकेशन। आपको बस खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपका जो मेंस है 15th मार्च से शुरू होगा। अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस, क्लियर। जैसे कि मैम ने कहा कि प्रैक्टिकली 90 डेज, प्रैक्टिकली यू हैव 19 डेज, बिकॉज मैम अगर बाकी 10 डेज भी हम लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन हमें अभी काउंट नहीं करना है, क्योंकि बाकी 10 डेज में फिर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं होगा, वहां आपको सिर्फ आंसर राइट नहीं करना है। बस फिर जो बोनस पीरियड है सर, उसके अंदर तो हमें फायदा ही फायदा है ना। 90 दिन के अंदर हमारी तैयारी पूरी होगी, उसके बाद भी अगर थोड़ा इधर उधर एक हफ्ता डिले हो रहा है, अगर एग्जाम जो भी प्रॉपर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर डेट बताई जाएगी, तो उस पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज आंसर राइटिंग, रिवाइज आंसर राइटिंग, यही चलेगा, खुद को और पॉलिश करते रहोगे। मतलब तैयारी जो है वो 15 मार्च तक डन पूरे तरीके से हो जानी चाहिए, इंक्लूडिंग योर सिलेबस कंप्लीशन प्लस आंसर राइटिंग प्लस रिविजन, वो भी सारा 90 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, एवरीथिंग। सो लेट अस बिगिन विद इट कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे। So, प्रैक्टिकली एज मैम टोल्ड यू कि आपके पास भाई प्रैक्टिकली आपको यही सोचना है कि यू हैव ओनली 90 डेज, ठीक है। बाकी 10 डेज आपको रखना है मिसलेनियस बाद में, कि कुछ चीजें लास्ट में होता है ना, आपने 90 डेज पढ़ाई की है तो उसके बाद यू विल गेट की कुछ चीजें छूट गई हैं, हाँ। तो वो मार्जिन जो 10 डेज का विंडो आप रख रखे हैं वो इसीलिए है कि कुछ भी छूटेगा तो उसको आप बाद में कवर कर सकते हैं ना, कुछ लास्ट मोमेंट कुछ प्रिपरेशंस होती हैं, वो चलो 10 दिन के अंदर। और एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट होते हैं भाई लास्ट में आपको उसी एग्जाम पैटर्न पर मॉक से देने। सो आपको यही टारगेट रखना है प्रिपरेशन 15th मार्च का, and the exam will take place in the last week of March or April as per the notification released by the Punjab Public Service Commission. चलो moving ahead. So मैम फाउंडेशन प्लस सिलेबस, ठीक है। देखो जीएस, देखो अब आपको इंग्लिश भी प्रिपेयर करनी है, पंजाबी लैंग्वेज भी प्रिपेयर करना है, उसके बाद GS1, GS2, GS3, GS4, तो ये सारे पेपर जब आप प्रिपेयर करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको सबसे पहले तो मैम वही है कि आपको बेसिक्स रिवाइज करने पड़ेंगे फिर से, है ना। अगर आप बात करें जैसे पेपर 1 है जनरल स्टडीज, पेपर 1 तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है एंड सोसाइटी है,
क्लियर? तो आपको ज्योग्राफी की अगर आपको पढ़ना है तो पहले बेसिक्स भी रिवाइज करने पड़ेंगे, एब्सोल्युटली। ठीक है? क्योंकि जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं तो उसका एक अप्रोच अलग होता है मैम, है ना? यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स जो है मैटर करती है मेंस के लिए। चलो मूविंग एड मैम, कंप्लीट करना है फर्स्ट रीडिंग, आप बताइए थोड़ा सा। हाँ, तो सबसे पहले देखो इसके लिए हमने डे सेट करे हैं 50 डेज, डे 1 टू डे 50 Yes. जो आपके रहेंगे पहले 50 दिन, उसके अंदर आप क्या करोगे, आप सिलेबस को कवर करोगे, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे। Yes. वो कैसे होगा, आपके ये 4 जीएस के पेपर्स हैं, इन 4 जीएस के पेपर्स का ये सिलेबस है। अब इस सिलेबस के अंदर आपको वो एरियाज को पिक करना है जो कि पीवाईक्यूज के एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे। यस, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या है कि जो फ्रेशर बच्चा होगा उसको अगर गाइडेंस नहीं है तो वो क्या करता रहेगा, भाई एक सिरे से स्टार्ट होगा दूसरे सिरे तक पढ़ता चला जाएगा। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट थिंग, ठीक है? और ये पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे इस जीएस के सिलेबस में से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स वो कहते हैं ना यूपीएससी कि के साथ, हाँ, हाँ जी। पॉसिबल थीम्स, हाँ। ना, यू हैव टू क्रैक डाउन कि कौन कौन सी थीम्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, और थीम्स के अकॉर्डिंग में मेंस के लिए प्रिपरेशन होती है। अगर आप ये सोचोगे नहीं मुझे जीएस 1 का पूरा पेपर हिस्ट्री मुझे पढ़नी है तो मुझे पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, नॉट पॉसिबल, ठीक है? और अब इसको आप कैसे बाइफरकेट करोगे या ट्राइफरकेट या 4 टाइम्स, हाउसोएवर यू वांट टू डू इट, दैट इज नाउ योर कंफर्टेबल जोन, कि जहां पर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ वो चीज मैं थोड़ा बाद में कवर कर सकती हूँ, जहां पर मैं थोड़ी वीक हूँ Yes. वो मैं पहले करूंगी, ठीक है? उसकी प्रैक्टिस मेरी पहले होनी चाहिए, ताकि जो बाद में अगर मेरे पास मान लो थोड़े दिन कम भी बचे हैं तो उसके अंदर मैं अपना स्ट्रॉन्ग एरिया कवर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। वन थिंग, प्लस सारा का सारा नहीं पढ़ना, पीवाईक्यू एनालिसिस करके ये देखना है कि इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है। सिलेबस को स्ट्रिक्टली, सर यहाँ पे एक और चीज हाईलाइट करना है, सिलेबस को स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने सर ये बात करी थी कि यू हैव टू बी टू द पॉइंट। यूपीएससी के वाली तैयारी मत करना। समटाइम्स क्या होता है, बच्चा ना यूपीएससी वाला जोन के अंदर चला जाता है और उसको लगता है सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के पीवाईक्यू उस पे सॉल्व, मतलब उस पे प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीजें यहाँ पीसीएस लेवल पे थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं मेंस के लिए। बस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको ट्रेंड पता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट द थिंग इज कि अगर आप ये सोचोगे कि यूपीएससी के अंदर ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लूं, हर थीम का कर लूं, तो ऐसा नहीं है। अपने पीसीएस के थीम्स देख लो कि कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज और है मैम, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि पीसीएस का जो पैटर्न है मैम, मेंस में पर्टिकुलरली पीसीएस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। हाँ जी। बहुत ज्यादा देखो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, वैसे ही क्वेश्चंस होंगे। लेट्स सपोज कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे लगता है कि 10 से 12 थीम्स होंगी और 10-12 थीम्स पर आपको क्वेश्चन लिख के देख लेना है बस। अब देखो, जब आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग करोगे तो थीम्स आप पहले पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग रिवीजन करोगे अपना, ठीक है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करोगे, उसके बाद आप लिखेंगे। और 8 to 10 क्वेश्चंस अगर आपने लिख लिए मॉडर्न हिस्ट्री पे तो ऑलमोस्ट आपकी थीम्स कवर हो जाती है मैम, है ना? वहीं से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, वहीं से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। अग्रवाल यहाँ पर बेटा आप पूछ रहे हो कि आपके जनरल मेल हो 82 है बेटा, वैसे तो दिस इज लाइक मार्जिन थिंग, वी होप दैट यू क्लियर, बट करंटली वी आर मतलब एक्सपेक्टिंग कि 95 ±5 जो है वो जाएगा। ओके, तो 100 के आसपास रहेगा। प्रीलिम्स का कट ऑफ में इतना तो होगा ही। तो आई वुड से कि आपको प्रेपरेशन करना चाहिए ही चाहिए। क्यों? बिकॉज देयर इज नथिंग टू लूज। तो इसके ऊपर हमने बहुत सारी डिस्कशन पिछले वाले सेशंस में बच्चे करी हुई है, ठीक है? तो वहां पर भी आप थोड़ा एक बार जाकर देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। बट सीधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए यही सजेशन है कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बिकॉज मैम इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मार्जिन पे अभी, ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट भी देखो पीसीएस आएगा फिर 1 साल बाद 2 साल बाद, तो बट आपको उसके लिए खुद को अभी से प्रिपेयर करना होगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं देखो वो हफ्ता पहले तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, उन्होंने एक हफ्ते का वेट किया, अपना थोड़ा देखा कि भाई किधर मैं स्टैंड करती हूँ या करता हूँ, फिर उसके बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आपसे एक हफ्ता अहेड जा चुके हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है। और अब जो 10 दिन है ये दिसंबर वाले, इनको मत छोड़ो, ये पिकअप अपनी मतलब पकड़ के रखो, इनको यूज करो इन 10 दिनों को अपने फायदे के और आने वाला रिजल्ट। अग्रवाल यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, बिकॉज जैसे मैम ने कहा ना, यू आर गोइंग टू लूज नथिंग, ठीक है? अगर आप प्रिपरेशन में करेंगे, 2-3 महीने पढ़ाई करेंगे तो यू विल बहुत कुछ आप सीखेंगे, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आंसर राइटिंग एंड इंक्लूडिंगली मैं मानता हूं कि मैम जिसका अगर मेंस अच्छा हो जाता है तो प्रीलिम्स में वो कंफर्टेबल हो जाता है। देखो तैयारी जो है, आपको क्या लगता है कि जो तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं या जो मेंस देने वाले
वाले हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए वो पहले मेंस की तैयारी प्री के साथ करते हैं। वो बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि प्री के बाद मेंस की तैयारी करते हैं। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 90 दिन बड़े कंफर्टेबल दिन है, लेकिन जो बच्चा प्री ओरिएंटेड पढ़ रहा था और मेंस की तैयारी नहीं करी थी, उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है बच्चे, अब आगे बात करते हैं सर। तो जीएस पेपर 1, जीएस 2 एंड जीएस 3, यू नो द सिलेबस। देखो सबसे पहली बात मैम यही है कि सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। है ना, कि जैसे आपका पहला पेपर होना है भाई, है ना, इंग्लिश का, उसके पंजाबी लैंग्वेज इंग्लिश है, सेक्शंस क्या है। अगर जीएस पेपर 1 की हम लोग बात करें तो सेक्शन 1 इज अबाउट ज्योग्राफी हिस्ट्री, सेक्शन 2 इज ज्योग्राफी, सेक्शन 3 इज हिस्ट्री। और क्लियरली मैंने वहां पर आई थिंक की थीम्स और कुछ टॉपिक्स वहां मेंशन्ड है। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे जहां तक लगता है कि वहां से क्वेश्चंस बनेंगे मोर और लेस। मैंने सर एक हिस्ट्री के सेशन के अंदर अपना लिया था, पीवाईक्यू एनालिसिस करा था, तो वहां पे मैंने सिलेबस के साथ मैच करके पीवाईक्यूज बताए थे कि फॉर एग्जांपल महाराजा रंजीत सिंह पे क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां पे एक लाइन सीधा सिलेबस में लिखी हुई है कि रंजीत सिंह राइज टू पावर, हिज रिलेशन विद द ब्रिटिश, और सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने क्या रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन सर यहाँ से बन रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तीनों पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं डेफिनेटली। और यहाँ से आगे भी पॉसिबिलिटी बनेगी। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पहले अपने आप को फाउंडेशन, आपको सब्जेक्ट के बेसिक्स को इंप्रूव करो, फिर से क्लियर डेफिनेशन जो जरूरी होती है लिखनी, क्लियर वो सब याद करो। और इसके साथ साथ आपको अपने जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 में जो सिलेबस है, सेक्शन है, पेपर वाइज, वो सब आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर, चलो मूविंग अहेड। डेली टारगेट्स में यस, ये देखो डेली टारगेट अब लेकर तो चलना ही पड़ेगा। कुछ डेली टारगेट्स तो लेने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो पढ़ाई अगर हम 6-7 घंटे की कर रहे हैं, जो कि करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो अदर चॉइस, इतना तो चाहिए ही चाहिए। 6 to 7 आवर्स आई एम सेइंग अ डेडिकेटेड स्टडी, जिसके अंदर आप पढ़ रहे हो, मतलब जहां पर आपके ख्याल जो है इधर उधर नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ बैठे नहीं हो, आप एक्चुअल में पढ़ रहे हो। दैट इज मतलब इसको कह सकते हो आप कि इफेक्टिव 6 to 7 आवर्स जो है रिक्वायर्ड है। ठीक है, पढ़ते तो कोई बच्चे 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन उसमें से इफेक्टिव कितना होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद सर 6 to 7 आवर्स। देखो स्टैटिक दैट मींस अगर आप जैसे जीएस पेपर 1 की आप बात करें, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको 6 to 7 आवर्स स्टैटिक भी देना है, उसका अगर कोई करंट अफेयर रिलेशन बन सकता है वो भी आपको डेवलप करना है, और कुछ आंसर्स भी मैम मुझे लगता है लिखने चाहिए डेली। अगर बहुत सारे बच्चे जो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी फ्रेशर है, तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आप पिक करो, उनसे लिखना शुरू करो, क्योंकि धीरे धीरे आप इवॉल्व हो जाएंगे। पीवाईक्यूज ही उठा लो, हाँ पीवाईक्यूज उठा लो, आप कुछ भी लिखना शुरू करो एटलीस्ट ना, कि कोई भी अगर कोई भी इवेंट आपने हिस्ट्री में पढ़ा इवेंट, तो उस इवेंट पर आप क्या लिख सकते हैं वो लिख के देखो। धीरे धीरे आप इवॉल्व हो जाएंगे, आपको पता लगेगा स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, कहाँ से क्वेश्चन को लिखना है, कहाँ छोड़ना है, कैसे कंक्लूड करना होता है। सब ये सब स्किल है भाई, इसमें कोई आपको, अगर आप ये चाहते हो कि मैं सिखा दूंगा, नॉट पॉसिबल मैम। आंसर राइटिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता, लिखना आप ही को है, बस उसमें इंप्रूवमेंट कैसे करनी है वो हम आपको गाइड कर सकते हैं। हाँ, मतलब हम आपको पॉलिश जरूर कर सकते हैं, पॉलिश हम कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपका नेचर होता है लिखने का, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ इज यू, राइट? तो वो आपकी ओरिजिनलिटी आपकी होगी। आप मेरे जैसा आंसर लिखोगे तो आप बड़े ही आर्टिफिशियल लगोगे, है ना? तो इसीलिए आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसको रखते हुए जो मेंटोर का काम होता है वो क्या होता है कि आपने वो जो बनाया है, मैं उसको कैसे एनहांस कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको वो गाइड करूंगी कि एनहांसमेंट इसकी कैसे हो सकती है, यहाँ पर आप कैसे बेटर कर सकते हो, वो चीज रहेगा, लेकिन आपकी ओरिजिनलिटी जो है वो रहेगा। प्रीत सर यहाँ पर पूछ रहे हैं चौहान, देखो क्लासेस का टाइम का शेड्यूल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, उस पे भी हम लोग डिफरेंट सेशन लेंगे। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा इसी के ऊपर होगा कि टाइमिंग्स क्या रहेंगी, क्लासेस की टाइमिंग्स क्या होंगी, वो सब आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगा, शेड्यूल, टाइमिंग जो भी सब, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैम। ओके, मस्ट टू डू टास्क्स। यस, अब देखो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अपना सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जैसे हमने कहा कि पीवाईक्यूज को तो करना ही करना है, जो कि कम से कम 5 साल के हों। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं आंसर, तो जो हमारा आंसर हो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक पंजाब वाला इफेक्ट हमारा नजर आए। बिल्कुल, जैसे कि पंजाब का डेटा आपका रेडी रहना चाहिए। मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स, तो वहां पर वो ऑल ओवर इंडिया के पूछ रहे हैं, लेकिन अगर मैं वहां पर पंजाब का डेटा दे देती हूँ, तो मेरे आंसर के अंदर एक स्पेशल वैल्यू एडिशन हो जाता है, ये बहुत जो कि मुझे हेल्प करेगा, मेरे आंसर को स्पेशल बनाएगा। अगर मैं किसी केस स्टडी को जानती हूँ, किसी भी टॉपिक, अब ड्रग केस के ऊपर आपको यहाँ पंजाब के अंदर बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, राइट? स्टबल बर्निंग के आपको बहुत सारे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे, तो विद स्पेसिफिक टू पंजाब आप लिखो, ठीक है, एग्जाम्पल केसेस इस तरीके की और गवर्नमेंट स्कीम्स क्या मेंशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे ड्रग मिनेंस की बात करें, हाँ, तो यहाँ पर कोई कैंपेन गवर्नमेंट ने रन किया होगा, कोई स्कीम मेंशन कर दो, कोई कैंपेन मेंशन कर दो, कोई न्यू प्रोग्राम इनिशिएटिव कोई सरकार लेकर आ रही है, जैसे अभी आया था
है ना, युद्ध नशा विरुद्ध, देयर वाज अ ड्रग बिजनेस जिसको एड्रेस करने के लिए पंजाब सरकार लेकर आती है। बजट के अंदर कोई स्पेशल प्रोविजन डाला गया है जैसे ड्रग के जो मीनेस है यानी ड्रग की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर सर इस बारी स्पेशल एक पैसे जो हैं बजट के अंदर रखे गए स्पेसिफिकली। तो इस तरीके की चीजें आप मेंशन करके अपने आंसर को थोड़ा जिसको ये बोल सकते हैं कि रिलेटिव टू पंजाब बना सकते हैं, और वो जरूरी भी है, वो जनरलिस्टिक बहुत की जगह जरूरी वो है। स्पेशल Yes. बन जाएगा। और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मैम लास्ट से आई थिंक जहां तक मुझे याद है मार्च या अप्रैल में कोई नोटिफिकेशन आया था, उसमें क्लियरली कमीशन ने बोला था कि मेंस में पर्टिकुलरली पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चंस या उस तरह की होंगे। चीजें ज्यादा होंगी। तो उसके लिए आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो कि जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स है, जैसे मैम ने कहा कि कोई इनिशिएटिव मैम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, मेजर्स गवर्नमेंट कर रही है, किसी चीज पे काम कर रही है, ठीक है, वो सब आपको अगर आंसर में आप ऐड कर दोगे ना तो आपका आंसर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। प्लस जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि जेनरिक आंसर्स नहीं लिखना है, तो आप इस तरह की चीजें भी ऐड कर दोगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि somebody जो भी आपने आंसर लिखा है कि जो भी कैंडिडेट है वो अवेयर है बिल्कुल ऑफ द करंट अब इवेंट्स सर इसके डेवलपमेंट्स। अंदर हम एक देखो बच्चों आप एक चीज और कर सकते हो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अब जीएस पेपर 1 उठाया तो हिस्ट्री जो है ऑब्वियसली उसके अंदर तो आप पंजाब वाला एंगल कर ही लोगे। सोसाइटी के अंदर ये देखो कि अच्छा ऑल ओवर इंडिया क्या प्रॉब्लम्स है, सोसाइटल इश्यूज वो लिख लो, पंजाब स्पेसिफिक इश्यूज अलग से रेडी कर लो। Yes. सिमिलरली इकोनॉमी से स्पेसिफिक टू पंजाब कौन सी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी रिलेटेड, देन ऑल इंडिया क्या प्रॉब्लम है, आपका बहुत ही अच्छे से ये प्रिपेयर हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट strategy that you can have। दैट मींस आपके जो आंसर राइटिंग है, जो आप थीम्स, वो पंजाब सेंट्रिक ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना, क्योंकि पीसीएस में इसका रिलेवेंस ज्यादा होगा क्योंकि जो एग्जामिनर्स आई थिंक कॉपी चेक करेंगे वो भी पंजाब से ही होंगे ऑब्वियसली, है ना, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स होंगे, तो पंजाब सेंट्रिक अगर आपका आंसर है ना, जैसे कोई भी प्रॉब्लम अगर नेशनल लेवल पर है लेकिन आप उसको आंसर जब आप लिखें तो उसको पंजाब सेंट्रिक करो कि पंजाब में हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बस अब ये चीज है कि कई बार ऐसे कुछ इश्यूज भी पूछे जाएंगे जिनका कोई कंसर्न नहीं होगा पंजाब से, वो नेशनल प्रॉब्लम्स हैं, वो नेशनल इश्यूज हैं, तो फिर उनको नेशनली रहने देना, वहां पे जबरदस्ती पंजाब को नहीं एंटर करवाना है, ठीक है, ये भी मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट इज सर हमारा जो फेज 2 रहेगा, फेज 2 के अंदर बच्चों व्हाट यू हैव टू डू दैट इज योर नेक्स्ट 20 डेज, मतलब अगले 20 दिन तक के अंदर 50 दिन तक तुमने सिलेबस कर लिया, फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब क्या करना है, अब आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग यही करना है, ओके, रिविजन एंड आंसर राइटिंग। तो इस वाले 20 दिन के अंदर आप एक तो जीएस अपने चारों पेपर का रिविजन करोगे 1, 2 आप साथ साथ में आंसर राइटिंग जो है उसको डबल कर दोगे। कहने का मतलब अगर आप पहले 6 क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप 12 करना स्टार्ट कर दो, जितने भी आप कर रहे हो उसका डबल कर दो, अपनी बेसिकली अपनी स्पीड के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, एफिशिएंसी के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, फ्लुएंसी लेकर आओ अपने आंसर्स के अंदर, दैट यू विल डू इन स्ट्रक्चरिंग पे काम कीजिए, 20 डेज के अंदर काम करो प्रेजेंट के। और मैम अगर हम लोग बात करें पंजाब पीसीएस मेंस का जो एक डेट शीट है, जैसे आपने बताया था कि एक दिन में एक ही पेपर होता है, एक दिन में एक पेपर अभी तक तो देखो ऐसा ही है, बाकी अभी जो इस साल के लिए जो एग्जामिनेशन की जो भी सीट आएगी, डेट शीट आएगी, वो तो अकॉर्डिंगली देखेंगे, बट अभी तक ये है कि एक दिन में एक ही पेपर होगा, ठीक है, जैसे जीएस पेपर 1 है तो एक दिन में आपको एक ही पेपर देना है, यूपीएससी की तरह आपको एक दिन में 2 पेपर्स नहीं देने हैं, तो ये भी थोड़ा सा एक मतलब कंफर्टेबल है स्टूडेंट्स के लिए, नहीं तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है वो, है ना, तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। बाकी देखते हैं कि किस तरह की एग्जाम शीट इस बार बनेगी, डेट शीट। हाँ जी, बट ये है कि सब चीज के लिए तैयार रहना है। हाँ, बिल्कुल। जीएस पेपर अब आपको कम से कम दिन के अंदर 6 घंटे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब आई वुड से इतना लास्ट फेज तक आते आते, अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगी, लास्ट फेज तक आते आते कम से कम दिन के अंदर 6 घंटे लिखने की प्रैक्टिस विद अ ब्रेक, ओके, 3 घंटे पहले एक पेपर लिखो, टेक अ ब्रेक ऑफ 2 आवर्स, देन राइट 3 आवर्स मोर अगेन, जैसे यूपीएससी वाले बच्चे करते हुए आए हैं, तो हो सकता है इस बार वो चीज हो जाए, हो सकता है ना हो, वी कांट से एनीथिंग, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो पिछले ट्रेंड के मुताबिक एवरीडे 1 एग्जाम होगा, जिसका जो शेड्यूल होता है, मतलब आपको अगर टाइमिंग बताएं तो वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होता है, ठीक है, दोपहर को होता है एग्जाम, 2:30 PM टू 5:30 PM होता है, जनरली बच्चों को लगता है कि सुबह होता है, तो जो 2:30 से 5:30 का जो टाइम है उसके अंदर आपने अपने आप को ऐसे प्रिपरेशन करनी है कि उसमें आप सुपर एक्टिव हो, सो मत जाना कहीं, कई बच्चों को नींद लेने की आदत होती है ना कि चलो स्ट्रेस हो जाता है, कई बच्चों को होता है कि हम लोग दोपहर को सोते हैं जी, तो उस वाले टाइम में सोने की जो आपकी आदत है उसको ड्रॉप कर देना, मोस्ट एक्टिव माइंडसेट होना चाहिए 2:30 से 5:30 के बीच में, ओके, ये बात का थोड़ा उसके लिए एक और प्रैक्टिस में, जैसे हम भी ऐसे करते थे ना कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम का एक टाइम है भाई, ये टाइम स्लॉट है ना, तो हम लोग जब प्रैक्टिस करें तो उसी टाइम स्लॉट में प्रैक्टिस करें, सो दैट कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना वो उसी तरह से, या आपका जो ब्रेन ट्रेनिंग है उस तरह से आपको करना पड़ेगा, है ना, तो इसमें ब्रेन ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपका ब्रेन उसी तरह से परफॉर्म करेगा जैसे आपका रूटीन है ना, अगर उसी टाइम स्लॉट में आप राइटिंग कर रहे हैं डेली 2 महीने से, तो आपका ब्रेन भी उस टाइम पर, उस टाइम स्लॉट में पर्टिकुलरली एक्टिव रहेगा, उसको पता होगा ये समय ये करता है, तो उस तरह से वो सोचेगा उसका, तो ब्रेन ट्रेनिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस, ठीक है, चलो मूविंग अहेड। नेक्स्ट वन इज योर
द फेज 2 के अंदर और हम क्या चीज करेंगे, तो जैसे मैंने कहा था कि इंटेंसिव आंसर राइटिंग आप लोगों का होना चाहिए और Yes. उसके अंदर जो स्ट्रक्चर आप जिसके ऊपर काम करोगे वो पीपीएससी फ्रेंडली स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन होगा पंजाब बेस्ड, कोर एनालिसिस आप पंजाब बेस्ड करोगे, लोकल एग्जांपल्स आप दोगे, बेसिकली पंजाब के एग्जांपल्स, और वे फॉरवर्ड जो रहेगा वो स्टेट को ध्यान, मतलब अगेन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। वे फॉरवर्ड क्या होता है, सॉल्यूशंस होते हैं, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो कि ठीक है नेशनल लेवल पे भी हो, लेकिन पंजाब के अंदर कुछ स्पेसिफिक नीड्स हो सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ कि जो एससी पॉपुलेशन है पंजाब के अंदर हाईएस्ट है, राइट? Yes. तो Highest in India. हाँ, हाईएस्ट इन इंडिया। तो जो कंसर्न्स आपके होंगे शेड्यूल कास्ट को लेकर, वो ऑल ओवर इंडिया शायद उतने स्पेसिफिक बाकी स्टेट्स ना फॉलो कर रही हो, लेकिन पंजाब की स्टेट को एससी पॉपुलेशन के लिए काम करना पड़ेगा। तो ऐसी पॉपुलेशन की क्या क्या इश्यूज हैं, क्या कैसे कैसे उनको एड्रेस किया जा सकता है, क्या सरकार ऑलरेडी कर रही है, कहने का मतलब इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, देन यस सर, नेक्स्ट वन वी हैव इज द लास्ट फेज, दैट इज द थर्ड फेज। मतलब इस टाइम पर आकर क्या करना है, लास्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज जो हैं आपके 15 मार्च तक जाकर जो खत्म होंगे, तो फरवरी तक आपका बाकी का सारा काम हो जाएगा जो पीछे आपने फेज 2 तक देखा। जो अब आपके लास्ट लैप जिसको आप बोल सकते हो कि आखिरी दौड़ जो आपने दौड़नी है, वो 15 दिन की है, जिसके अंदर आप काम किस पे, अगेन फिर वही एग्जाम टेम्परामेंट, मॉक टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा मॉक दो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, बस ये लिखने वाला काम ही करना है। यहाँ पर फुल लेंथ जीएस के टेस्ट दो, हर वीक दे सकते हो, जैसे वीकली प्रिपरेशन करा फिर टेस्ट दे दिया, लास्ट में जाकर तो क्या होगा, एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर फिर एक टेस्ट दे दिया, फिर 2 दिन छोड़कर एक टेस्ट दे दिया, डिपेंडिंग अपॉन आपकी टेस्ट सीरीज आप कौन सी ज्वाइन करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एथिक्स की केस स्टडीज एज मैक्स एज पॉसिबल आप करो, जिससे कि दिमाग खुलेगा, क्योंकि एथिक्स इज ऑल अबाउट सर टेम्परामेंट की उस वक्त पे आपका क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है बेसिकली एथिक्स। तो वो पढ़ने से उतना नहीं आएगा जितना करने से आएगा, ठीक है, लिखने से आएगा। रिवाइज ओनली नोट्स एंड पीवाई, लास्ट में आके कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। फोकस क्या रखना है, जो पढ़ लिया है उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। कंटेंट मेरा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, फैलाना नहीं है, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नोट्स इधर का उधर का नहीं करना। एक अपना कॉन्सेंट्रेटेड नोट्स का मटेरियल प्रिपेयर कर लो और फिर उसको अपने जो आंसर राइटिंग है उसके अंदर उसी चीज को यूटिलाइज करते रहो बार। और मैम यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप थीम वाइज, जैसे कोई भी आप सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो जब आपको लगता है ना कि अगर ये आंसर मेरा है, ठीक है, या ये क्वेश्चन है मेरा ना, यू आर प्रिपेयरिंग सर्टेन क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में क्या थीम्स, अगर थीम आपने डिसाइड की है तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इसमें की नोट्स आपके होने चाहिए, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो मुझे इस तरह की की नोट्स लिखने हैं, हाँ। है ना, जिसमें फैक्ट्स आप लिख सकते हैं, कोटेशंस ऐड कर सकते हैं। तो ये चीजें बच्चे धीरे धीरे जब बाकी सेशंस हम लोग लेंगे तो वहां भी आपको बताएंगे कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू राइट दिस, है ना, ये कंटेंट उसमें लिखना है, ये फैक्ट उसमें लिखने हैं, ये डाटा उसमें आपको ऐड करना है, इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें आपको आगे सेशंस में मिलेंगी, ठीक है। जैसे इसका एक और एग्जांपल सर हम इन बच्चों को दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई टॉपिक उठाने जा रहे हो, लेट अस से टेररिज्म का टॉपिक आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म जो है उसको लेकर कुछ कीवर्ड्स होंगे कि भाई एक प्लान्ड सिस्टमैटिक एक वायलेंट एक्टिविटी है ना, इस तरीके के कुछ वर्ड्स होंगे जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, और बस वही कीवर्ड्स ही याद रखने होते हैं, डेफिनेशन फिर बन जाती होती है कि ये प्लान्ड सिस्टमैटिक एक तरीका है जिसके अंदर वायलेंस का इस्तेमाल करके एक एरिया के लोगों को थ्रेटन किया जाता है, टेरराइज किया जाता है, जिसके अंदर उनके जो गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक तरीके से एक देश को खत्म करना, उसको नीचे गिराना, इस तरीके की बातें जो हैं वो बेसिकली यू विल अंडरस्टैंड। एक कीवर्ड अगर मेरे को मिल गया तो फिर मैं रीअरेंज अपने तरीके से कर सकती हूँ, डेफिनेशन बना सकती हूँ। ये इस पॉइंट पे हम लोग बात करें। मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों डेफिनेशंस मैम, क्योंकि इंट्रो जब आप लिखेंगे तो पर्टिकुलरली वहां डेफिनेशंस आती हैं। अगर आपकी डेफिनेशन ही सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो वो मतलब बाकी सब बेकार हो जाएगा फिर। हाँ, तो देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस। इकोनॉमी में जब आप पढ़ेंगे वहां भी डेफिनेशंस मिलेंगी, ज्योग्राफी में डेफिनेशंस होती है मैम, पॉलिटी में भी बहुत सारे सर्टेन क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको डेफिनेशन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आपकी क्लैरिटी शो करती है वो। तो डेफिनेशन आपकी बहुत अच्छी अगर होगी, क्लियर होगी, सही होगी, सटीक एक्यूरेसी होगी, तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव वहां से चीज हो जाती है। चलो मूविंग अहेड। ओके, देन फाइनल रिवीजन प्लस मेमोरी वर्क, जो आपके लास्ट मतलब अगर हम जो भी पढ़ा है उसको रिटेन करो बस, ठीक है। Do not go for anything new. Keep on revising. Revision is the only key for the mains particularly. ठीक है, तो वही एथिक्स के रिलेटेड कुछ कोट्स होंगे वो दोबारा रिवाइज करने पड़ते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ कमिटीज होती हैं भूल जाती हैं याद करने के लिए, तो उनके 1 पेज नोट्स बनाए हुए हैं, आपने कोई कॉपी लगाई हुई है, 1 पेज नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। यस मैम, हाँ, जहां पर आप अपनी सब चीजें लिखते हो, तो बस उसी को बार-बार देखकर
करते रहो। और ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जितना मर्जी पढ़ लो, पढ़ते रहो नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप इन चीजों को यूटिलाइज करोगे ना आंसर राइटिंग में, तब वो चीजें पक्की होंगी। प्रैक्टिस में जब ठीक आप है? लेकर आओगे ना, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मॉक टेस्ट सीरीज में आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, सिर्फ तो हाँ, वहां पर पढ़ने अगर से आपने नहीं उसको लिखना सीख गए, आप उसको ऐड करना सीख गए, तो एग्जामिनेशन में अपना आप याद आ जाएगा। ठीक है, तो तरीका भी ये होता है ना यूज करने का, डेटा हर जगह नहीं यूज कर सकते आप, हर Yes, कोई yes. डेटा। तो बस ये स्किल जो आपने लर्न करनी है, ये आंसर राइटिंग के थ्रू होगा, और उसके लिए यू नीड अ गुड मेंटोर। तो आप डिसाइड करो कि आपको कैसे मेंटोर की ज़रूरत है, जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस जो जानता हो, उसको पता हो कि एग्जाम की डिमांड क्या होती है। ऐसे मेंटोर्स आपके होने चाहिए, राइट? एंड सर, आई होप नाउ दिस इज वी हैव डन। ऑलमोस्ट, यस, Right. ऑलमोस्ट इज डन। बच्चों को अब हम सर ये बता देते हैं कि हमारी तरफ से हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। यस, सो वी आर हैविंग आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है, मेंस वॉरियर करके हम लोग एक अपना प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करवाया करेंगे। और इस आंसर राइटिंग के अंदर आप क्या करेंगे, हम आपको क्वेश्चंस दिया करेंगे और उसके बाद आप हमें आंसर्स लिख कर देंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ये चलेगा, मतलब यू कैन सेंड योर आंसर्स पीडीएफ की फॉर्म में, आप इसको भेज सकते हो, और उसका एनालिसिस करने के बाद वी विल सेंड यू बैक योर द फीडबैक वी विल गिव यू। ठीक है, तो इस तरीके का एक प्रोग्राम रहने वाला है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर, आप चाहते हैं कि आपके मेंस की ये जो 100 दिन है ये फ्रूटफुल हो जाएं, Yes. राइट सर? तो ये 100 दिन को फ्रूटफुल बनाने के लिए यू हैव टू हैव अ मेंटोर, यू हैव टू हैव अ गुड पर्सन जो आपको गाइड कर सके। ठीक है, गाइडिंग लाइट आपकी लाइफ में होनी चाहिए, बहुत right? जरूरी है मैम, क्योंकि आंसर राइटिंग जब आप हाँ, कोई करोगे ना, क्रिटिसाइज करने वाला। हाँ, बिल्कुल आपको बताने वाला चाहिए कि आपने ये लाइन यहाँ गलत लिखी, इसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, है ना, कई बार ओवर राइटिंग आप करोगे, कई बार आप हेडिंग्स गलत लिखोगे, हाँ जी। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग्स बनाना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि जो आपकी हेडिंग है ना, वो कहीं ना कहीं एग्जाम से ही रिलेटेड, क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। कई बार अगर आप ऑफ द क्वेश्चन हेडिंग बनाओगे, तो वो भी बच्चा, एग्जामिनर ये सोचेगा इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लिखना क्या है। बिल्कुल तो उस तरह की चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और आंसर राइटिंग में यही चीजें मैम मुझे लगता है मैटर करती है, मैटर कर। कि आपका जो स्ट्रक्चरिंग है, जो आपका प्रेजेंटेशन है ना, वो अगर सही है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव हो जाता है। कंटेंट अगर थोड़ा बहुत भी आपका हल्का है, या थोड़ा बहुत आप कंटेंट लैक कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो उसको आप ओवरकम कर सकते हैं अपनी स्ट्रक्चरिंग पर काम करके, प्रेजेंटेशन को सही करके। बिल्कुल सर। एग्जामिनर को आप ये दिखा सकते हैं कि जी मैं भी इंसान हूं, हर क्वेश्चन के बारे में मुझे सबसे अच्छा नहीं पता होगा, हाँ जी, बट आई नो हाउ टू राइट आंसर्स, और स्ट्रक्चरिंग मुझे आती है, प्रेजेंटेशन मुझे आती है। तो एग्जामिनर को ये चीज समझ में आती है, ठीक है, कि हर क्वेश्चन को आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप हर बहुत अच्छा लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सर। बट अगर आपकी स्ट्रक्चरिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो एग्जामिनर उसको समझ जाता है जी, कि हाँ आपको पता है, चीजें करना आता है आपको। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट बाय 100 डेज स्ट्रैटेजी। तो आप ये सोच के ना चलें कि जैसे मैम ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है आपके लिए, कि आपको 15th मार्च तक ही खुद को प्रिपेयर कर लेना है फॉर द मेंस। ठीक है, डू नॉट वेट फॉर कि भाई एग्जामिनेशन के लिए कोई प्रॉपर डेटा, अभी टेंटेटिव डेटा ही है, ठीक है, बट आपको एक आइडिया मिल गया मैम, जो कंफ्यूजन थी वो एटलीस्ट शॉर्ट आउट हो गई है। ठीक है, राइट। तो मैम अब आपकी जैसे कुछ बच्चे हैं सर, वो ना अभी मतलब ये बातें करने लगे कि अच्छा एंड वीक ऑफ मार्च लिखा है और साथ में अप्रैल लिख दिया, तो अप्रैल में ही होगा। मे बी आगे भी हो सकता है, हाँ, तो कुछ नहीं पता, ये पंजाब छोड़ वालों दो। का तो ऐसे बोलते मतलब हैं। यू कैन नॉट डू दिस विद योरसेल्फ, दिस इज अबाउट योर लाइफ, दिस इज अबाउट योर फ्यूचर, यू कैन नॉट बी बिलीविंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, आप नहीं बिलीव कर सकते, ऐसी बातों को छोड़ दो। अगर उन्होंने लिख दिया है मार्च, तो टेक इट एज मिनिमम। कितना ही आप बिलीव करोगे ना कि कितना ही डिले हो जाएगा, यू कैन जस्ट टेक कि अगर मार्च लिख दिया है तो बस मार्च तक मुझे तैयार होना है। डिले होगा, प्रैक्टिस और ज्यादा कर लेंगे, मेरे पास बहुत बोनस दिन होंगे, रादर देन वो लास्ट मोमेंट पे मैं हड़बड़ी के अंदर, है ना, स्ट्रेस लेकर काम अपना सारी तैयारी एकदम बेकार कर दूं। उससे बेटर क्या है, मैं सेफ साइड होकर अपना पहले से ही मेहनत करूं और 15 मार्च तक रेडी होकर एग्जाम के लिए मैं रेडी हो जाऊं। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल सारियां नू। ठीक है, हैप्पी प्रैक्टिसिंग। जो भी आपको हेल्प चाहिए, आपके अब हमारे जो रोडाइस क्लासेस का चैनल है, नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल करके फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेरी। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग को लेके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी आप कंफ्यूजन अभी भी फेस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली में मुझे लगता है कि मेंस आंसर राइटिंग में ऑफलाइन इज बेस्ट, बिकॉज यहाँ पर एक एक्चुअली आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कमी गलती करते हैं। एनवायरमेंट आपको मिलेगा, आपको टीचर्स के साथ फेस टू फेस आप फीडबैक ले सकते हैं। तो दीज आर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर्टिकुलरली मेंस के लिए। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, टिल देन टेक केयर। और भी सेशंस आपको मिलने वाले हैं, अभी सब्जेक्ट वाइज भी सेशंस मिलेंगे। ठीक है, प्राइस एंड डिटेल्स पर अभी बात करेंगे प्रीत बहुत जल्दी। ठीक है, फीस और डिटेल्स, बाकी शेड्यूल जब आपको मिलेगा तो उसी में आपको फीस वगैरह सब बताया जाएगा। यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट द कोर्स, बैच, और उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं, यू विल गेट ऑल दीज डिटेल्स। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।